अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज से कुछ रोज़ पहले 26वीं आइनी तरमीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया कि यह बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन साथ साथ तजिया निगारों की राय में यह भी कहा जा रहा था कि उस तरमीम में बहुत से ऐसे लूप होल्स मौजूद थे जिसको ठीक किए बग़ैर स्मूथली आगे चलना मुश्किल हो सकता है। आइनी बेंच से मुतल्लिक भी कुछ कन्फ्यूजन्स थी और उसको दूर करने के लिए मज़ीद तरामीम लानी पड़ेंगी। फैसल वावडा साहब ने भी पहले ये बयान दिया था और अब 27वीं आइनी तरमीम की ये डिबेट शुरू हो चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात होती है और मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है कि 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन हुई है। इसमें वो और बात है कि अयाज सादिक साहब ने भी इसको डिनाई किया कि अभी ऐसी कोई बात हो नहीं रही, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बैरिस्टर अकील हों, फैसल वावडा हों या फैसल करीम कुंडी साहब हों, उन्होंने ये कहा कि 27वीं आइनी तरमीम होगी, कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। अब सवाल ये है कि पहले जिस तरह से 26वीं आइनी तरमीम हुई और उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि डिफेक्शन की गई या कुछ मेंबरान ने पार्टी लाइन्स के ख़िलाफ़ वोट दिया, इस बार भी वही होगा या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिवाइड भी दिखाई दे रही है। सलमान अकरम राजा साहब की बात कर लें या फिर फवाद चौधरी साहब की बात कर लें या शेर अफजल मरवत साहब की बात कर लें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी जारी है। और साथ साथ ज़ैन कुरैशी साहब ने पार्लिमानी ओहदे का जो इस्तीफ़ा दिया उससे भी एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है, जिस पर कहा जा रहा है कि पीटीआई की इंटरनल डिवाइड दिन ब दिन इंटेंसिफाई होती जा रही है। वो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और गवर्नमेंट पीटीआई की एक और एहतजाजी तहरीक को कैसे मैनेज करेगी, जिसको अनाउंस किया गया है 1 नवंबर से पेशावर के जलसे के साथ ही। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। और आमना शेख साहिबा नून लीग की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमना साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। 26वीं आइनी तरमीम के जो रिपल्स थे वो अभी तक थमे नहीं हैं और 27वीं तरमीम का जिक्र हम सुन रहे हैं। ये पहले ये एनालिसिस किया जा रहा था कि बहुत से लूप होल्स हैं इस तरमीम में। जिस तरह से आइनी बेंच बना, उसमें जजेस की ड्यूरेशन क्या होगी, टेन्योर कैसे मुख्तस होगा, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। अब अगर ये सब कुछ इतनी उजलत में हुआ कि एक और तरमीम की ज़रूरत पेश आ गई है, जिसको बहुत से लोग डिनाई भी कर रहे हैं, पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस पर कि ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन आई भी है या फिर हम ये समझें कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो फैब्रिकेशन है, उसमें सदाकत नहीं है? देखिए, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए टुवर्ड्स चेंज, टुवर्ड्स अमेंडमेंट्स। बात यह है कि अगर हुकूमत को, लेकिन ये बात मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ कि कोई भी तरमीम ऐसी नहीं होगी जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लाएगी। कोई भी तरमीम जब की जाएगी, इफ एंड व्हेन इट हैपन्स, वो सबको ऑन बोर्ड लेके सबकी मशावरत के साथ और सबके साथ की जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम में भी पीएमएलएन का यही मौकिफ था और उनकी इत्तेहादी जमातों का भी यही मौकिफ था। पूरी कोशिश की गई पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लाने पे। अगर वो नहीं आए तो वो उनका डिसीजन था। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई उजलत वाली बात थी या कुछ थी। इट वॉज फॉर 5 वीक्स इट वॉज अंडर डिस्कशन। तो अगर हमें लगेगा कि यहाँ पे कोई और ऐसी चीज है जिसमें कमी कोताही रह गई है, देखिए हुकूमत का काम यही है, पार्लियामेंट्स का काम ही लेजिस्लेशन है। हमें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली पार्लियामेंट्स ने अपना काम करना शुरू किया है। फाइनली हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए नुमाइंदे हमें मुंतखब करके ऐवान में भेजते हैं कि हम उनके लिए लॉ मेकिंग करें, आइन साजी करें, कानून साजी करें। सो अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हुकूमत को लगेगा, अगर ऐवान को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे किसी चीज की जरूरत है, तो डेफिनेटली वी विल ब्रिंग इट। फिलहाल ऐसी कोई चीज स्पेसिफिक, कोई मुसव्वदा, कोई चीज ऑन टेबल नहीं है, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मतलब जो बिलावल साहब के साथ मीटिंग हुई है उसमें भी कुछ अंडर डिस्कशन नहीं आया? नहीं, उसमें डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन आई हैं। देखिए, अभी जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, परसों तो हमारे चीफ जस्टिस ने ओथ लिया है। इट विल टेक टाइम। सारी चीजें जब स्ट्रीमलाइन होंगी, जब हम देखेंगे, उसके अंदर ऑब्वियसली 26वीं तरमीम भी अंडर डिस्कशन आई है। उसके ऊपर जो लोगों का रद्द अमल है, उसको जिस तरीके से गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पता नहीं गवर्नमेंट ने अपनी कोई फेवर में एक तरमीम कर लिया है। बहुत सारे लोग मैंने देखा एनालिस्ट कह रहे हैं पर्सन स्पेसिफिक है। तो हमने इन चीजों को भी देखना है कि उसके ऑप्टिक्स क्या है, अगर हमने इसमें कोई चेंज करना है। वो तो खुद ही खराब हुए ना। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए, ऑडिट ना शुरू हो जाए। बिलावल साहब ने कहा 25 से पहले करना पड़ेगा क्योंकि वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के बयानात ने भी तो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है ना। देखिए, आई एग्री विद यू, लेकिन एक और चीज मुजम्मिल हमें समझनी चाहिए। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कोई भी जब इस तरह की स्टेटमेंट देता है, आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर अस टू बी डिफेंसिव, क्योंकि जब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनली ये इस्तेहकाक है कि वो आईनी तरमीम करे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे, लॉ मेकिंग करे, तो हमें हमेशा अपने डिफेंस में क्यों जाना है। और सारी दुनिया में
जजेस जो है वो अपॉइंट होते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, एग्जीक्यूटिव के थ्रू। इसमें कोई अनहोनी बात तो हमने की नहीं। हमने तो फिर भी ये कहा है कि टॉप 3 में से एक चुना जाएगा, तो इसमें कोई और आज हम तो नहीं चुनेंगे ना, जो आइंदा आने वाली अगर किसी और की हुकूमत होगी वो भी 3 में से एक चुनेगी। सही। शौकत साहब आपकी तरफ आऊंगा। बड़ा रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया गया पीटीआई की तरफ से इस तरमीम को लेकर, और पहले गंडापुर साहब ने भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा कोई और बना तो एहतजाज करेंगे, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस साहब की ओट टेकिंग सेरेमनी का हिस्सा भी वो फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, मैंने खुद देखा उनको। तो ये सब तो जो होना था हो गया, लेकिन अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अरकान भी पीटीआई नामजद कर रही है। यूटर्न कहें इसको या समझौता कहें कि तरमीम को आपने ऑप्टिक्स के लिए सिर्फ अपोज किया, लेकिन जो जेसीपी बनी उसके रिजल्ट में उसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वाहिद जमहूरी पार्टी है जिसके अंदर अरकान की राय चलती है। आपको पता है कि मैंने 3-4-5 दिन बाद जैसे ही चीफ जस्टिस नामजद हुए तो मैंने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। एक मैं कादना वर्कर हूँ कि उस पर कि चीफ जस्टिस की मुखालफत ना की जाए, और ये कि हमें इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। गो कि हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हमें हिस्सा लेना चाहिए था। तो मैं मशकूर हूँ पार्टी का, और उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब भी चले गए चीफ जस्टिस के उसमें, क्योंकि उस चीफ जस्टिस का तो कोई कसूर नहीं है ना, प्रोसेस गलत है, जो भी है तरीकाकार गलत, लेकिन वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं। तो चीफ जस्टिस है तो हमें दूसरा फायजिसा पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों पैदा करें? हम उनके साथ क्यों ना चले? अगर वो मेरिट पे फैसले करते तो हमें वेलकम करना चाहिए। तो ये सारी इसका बैकग्राउंड था। बाकी अदरवाइज देखें, ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही है कि वो लेजिस्लेशन करें, लेकिन ये दुनिया में पहले लेजिस्लेशन हुई है जो जबरदस्ती की गई है, लोगों को बांध कर लाके वहां ठोसा गया कौमी असम्बली में और उसमें पार्लियामेंट में कि जी वोट दें। तो इस तरह कभी नहीं हुआ है। जबरदस्ती जो है ना कहीं भी किसी सूरत नहीं। वैसे शौकत साहब किस किसने वोट दिया? अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है आपकी? क्योंकि अब तक तो हर कोई डिनाई कर रहा है। देखिए, हर कोई डिनाई कर रहा है, लेकिन आप मेंबरान गिन लेना, आपको अंदाजा हो जाए कि इनके कितने कम थे, और उसके बावजूद आपको नहीं पता है कि जो बलूचिस्तान के जो लीडर हैं हमारे बीएनपी वाले, उन्होंने क्या कहा कि उनके जो इवन वो बीमार शख्स बेचारा वो भी बार बार वो अपना वो बदलता रहा स्टेटमेंट। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों के ऊपर रेड किए, घरों के अंदर दाखिल हुए, घर तोड़े, मुजरे तोड़े, इंडस्ट्रियां बंद कराई, ये आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। तो लेजिस्लेशन करे, लेकिन अपनी मर्जी के लेजिस्लेशन जबरदस्ती ना कराए खुदा के लिए। ये मुल्क है, एक जमहूरी उससे कदर कायदा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इनके अंदर जमहूरी वो है ही नहीं। सही। ये कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए। तो आप दुनिया की मिसाल दे रहे हैं कि सारे जजेस जो है वो ये उनके जरिए आते हैं, इंतजामिया के जरिए, लेकिन वहाँ कौन से जजेस आते हैं और वो फैसले कौन करते हैं? उनको ये नहीं होता है कि वो अपने जजेस अपॉइंट करते हैं, वो गैर जानिबदार जजेस होते हैं। यहाँ पे आप जो है ना पिक एंड चूज करने के चक्कर में थे, लेकिन अल्लाह ने इनको दिखा दिया कि इनके अपने ही मैंने देखे मैं नहीं। वैसे वो तो आपने भी किया ना, पीटीआई ने भी पिक एंड चूज किया अपना फेवरेट, उन्होंने भी अपना किया। देखिए मेरी बात नहीं, हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। देखिए, एक प्रोसेस बना था, हमारे दौर में नहीं बना था, एक प्रोसेस बना था कि सबसे सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो इसमें क्या कबाहत थी? हम अपनी मर्जी से लोगों को लेकर आए कि जी हम तो 3 नाम ले रहे हैं, 3 नाम में वो हम एक सिलेक्ट करेंगे, आप कर ले, बेशक कर ले, हमारे लिए तो सब बराबर है। सही। तो अगर चीफ जस्टिस नए आए, हम उनको वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ना कहे कि जी ये एतराज क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने तो लेजिस्लेशन की है। ये लेजिस्लेशन तो नहीं है। सही। ये तो जबरदस्ती, मतलब आपको लगता है कि ये कंसेंसस इसमें इन्वॉल्व नहीं है? नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो पीटीआई का एतराज़ है 26वीं आईनी तरमीम पे, उसमें पहले तो प्रोसेस पे एतराज़ है कि लोगों को प्रेशराइज़ किया गया। बीएनपी के 2 मेंबरान थे, उनकी मिसाल दी जा रही है। रेहान ज़ैब साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और लोग भी थे। प्रोसेस के बारे में आपको क्या लगता है कि ये फेयर आर्ग्यूमेंट है पीटीआई का, या ये फेयर आर्ग्यूमेंट है कि जुडिशरी की पावर छीन ली गई है और अब 27वीं तरमीम भी लाई जा रही है? लेकिन वो और बात है कि वो जुडिशल कमीशन के लिए अपने अरकान भी नामजद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पीटीआई की कंसिस्टेंसी को इस सारी सूरत हाल में आप? शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम असूल की बात करें और हम किसी ऐसी जो है माहौल की बात करें जहाँ बिल्कुल आइडियालॉजी जो है उसको पेश नज़र रखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि PMLN और उनके इत्तेहादियों ने इस तरमीम के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा भी किया
और उनकी बुनियादी वजह यही थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकें। अच्छा। और वो चाहते थे कि अपने जो है वो उस पैनल में से जो है वो किसी जज का इंतखाब कर लें। लेकिन पहले बिलावल साहब कह रहे थे वही बनेंगे। मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ ये कि इसलिए कि वो समझते थे मंसूर अली शाह साहब के बाद फैसले और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ एक लड़ाई का माहौल बना दिया था, तो ये सोच पाई जाती थी कि शायद वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। जो बदकिस्मती हमारे यहाँ, हम फैसले अपने हक में हो तो हम उसे बेहतर समझते हैं, अपने खिलाफ हो तो हम उसको समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसले नहीं हैं। दूसरी बात रही कि जो पूरा प्रोसेस हुआ जिसका जिक्र भी शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने भी किया, ये प्रोसेस कोई नया नहीं है। आप और मैं चाहते हैं कि काश ऐसा माहौल बन जाए कि लोग एक गलत को उसके बाद दूसरा गलत करके तावील ना दें, लेकिन ये कोई नई बात है। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे असम्बली के मेम्बरान पूरे करने के लिए एजेंसियों की मदद दरकार होती, फ़ोन करना पड़ता था। भाई अगर आपको एजेंसीज की मदद चाहिए और एजेंसीज के कहने पे आप MNAs को बुलाते थे, चले आज नहीं आए होंगे तो किसी ने पकड़ के को ले आया होगा, लेकिन आपके कहने पे आते थे ना जी। और इवन जब आपकी हुकूमत बनी थी उस वक्त MKM अपनी मर्जी से आपके पास आई थी, बाप पार्टी आपकी मर्जी से आपके पास आई थी, और उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था वो अपनी मर्जी से आपके पास आए थे। उस वक्त भी आप डंडे का इस्तेमाल कर रहे थे, डंडे के जोर से आपने अपनी हुकूमत भी बनाई थी, और उसके बाद आपने जो है वो इवन अपने बजट भी पास करवाने के लिए उसी डंडे का इस्तेमाल किया था। मसला ये है कि ये नहीं होना चाहिए, सवाल तो ये है इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ख़त्म कौन करे? वो कहते हैं जी कि माजी में हमें साकिब निसार के साथ मिलकर इन्होंने जिस तरीके से निकाला, आइन की धज्जियाँ उड़ा के, कानून की धज्जियाँ उड़ा के हमें इक़्तिदार से निकाला गया, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि एक जो है वो मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया गया। तो मसला ये है कि कोई एक फरीक भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर कोई समझता है कि अगर कोई गलत किया जाए तो मेरे लिए किया जाए, यानी बिल्कुल सेम उसी तरह ना एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट आज इस हुकूमत को हासिल है, और ये हुकूमत चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट हर काम में उनकी सपोर्ट करे। अच्छा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हो और हर गलत सही काम में उनकी हिमायत करे। तो ये तरमीम सपोर्ट से की है? मैं बिल्कुल सपोर्ट से की है। अच्छा। ये इसे मैं मानने में हर्ज क्या है हमें कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ऑन बोर्ड है, और इन चीज़ों पे हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और ये सपोर्ट कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो यही मंजर आप उधर देखेंगे। माजी में आप पकड़ के कभी उसको खाकान अब्बासी को जेल भेजा करते थे, कभी आप मिफ्ता इस्माइल को जेल भेजा करते थे, कभी आप राना सनालो को जेल भेजा करते थे, कभी आप हनीफ अब्बासी को जेल भेजा करते थे, आज दूसरी तरफ से लोग जेल भेजे जा रहे हैं। तो मसला ये है कि जब सियासतदान इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उन्होंने वाकई इस लड़ाई को ख़त्म करना है तो ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मलिक साहब एक सवाल यहाँ पे, जो जुडिशरी के हवाले से तासुरात थे हुकूमत के कि यहाँ पर हमारे अगेंस्ट एक अलायंस है, ख्वाजा साहब ने भी कहा कि 8 जजेस ने दोबारा से खान साहब को वापस लाने की कोशिश की। अब ये सारा कुछ होने के बाद ये रिजर्वेशन ख़त्म हो गई हुकूमत की? क्या ये तकसीम इस कौम ने नहीं देखी जजेस की तकसीम? नहीं, क्या वो गुजारिश करता हूँ कोशिश होनी चाहिए, और ये सियासी जमातें अगर कंट्रोवर्शियल ना करें सुप्रीम कोर्ट को, अगर फैसला खिलाफ आ गया फर्ज करें, मान लें उसको। अब देखें ना, हम नफरत की सियासत इस हद तक ले गए हैं कि आज कल परसों से मियां नवाज शरीफ लंदन गए हुए हैं। आप देखें आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया पे क्या है, लंदन में 12-15 बंदे खड़े हैं, उनके 12-15 इनके खड़े हैं, एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं, ख्वातीन को गालियां दे रहे हैं, ख्वातीन मर्दों को गालियां दे रहे हैं। ये आपने सियासी कल्चर पैदा कर दिया, डायलॉग खत्म कर दिया, तमीज खत्म कर दी, इखलाक खत्म कर दिया, और ये चूंकि पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म ये चीजें चलती हैं, अब इसको चलाया जाए। साहब शॉर्टली जो गंडापुर साहब हल बर्दारी की तकरीब में शामिल हो गए, ये फिर ठीक किया? देखिए, मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब जैसे लोग PTI के अंदर उनकी अगर आवाज़ सुनी जा रही है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। पॉलिटिकल वर्कर हमेशा डायलॉग की बात करता है, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमना साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो कानून साजी अभी हुई, बिलावल भुट्टो साहब का बयान इस पे ऑन रिकॉर्ड है कि JUI फे के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। इसका मतलब ये है कि डिफेक्शन का जो प्लान था वो भी सेट था एज ए प्लान B। तो अब अगर इन केस एक और तरमीम मूव करने का प्लान होता है या की जाती है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो तब भी डिफेक्शन के लिए PTI के कुछ मेंबरान आपकी नज़र में हैं, या JUI फे पे ही आप तकिया करेंगे इस मामले में? जी मुजम्मिल, मैं इस पे आपको ये बताती चलूं कि एक तो बिलावल साहब का
ने बयान है वो कोट किया, बट क्योंकि मैं खुद भी वहां पे हर दिन मौजूद थी और उस प्रोसेस का हिस्सा थी, तो ये बात फैक्चुअली भी करेक्ट है कि नंबर्स पूरे थे। जहां तक डिफेक्शन की बात है, जो हमारा आइन है जब वो बहुत क्लियरली आपको ये बताता है, उसके अंदर एक प्रोसीजर है डिफेक्शन का कि जो लोग डिफेक्ट करेंगे उनके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, पार्टी जो है वो रेफरेंस भेजेगी और उस रेफरेंस की बेसिस पे ये जो एक बड़ा अजीबो गरीब सा फैसला आया था जिससे हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को घर भेजा गया, उसको अब एक तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को करेक्ट ही कर चुकी है, और अगर उसके अलावा इस चीज को एक्सप्लेन करना और अवाम को बताना बहुत जरूरी है कि आइन इस चीज की इजाजत देता है। उसके बाद एक प्रोसीजर है, तो अगर कोई भी मेंबर ये सोचता है कि उसका वोट उसकी कुर्सी से ज्यादा अहम है और किसी एक चीज के ऊपर वो ये सोचता है कि जी मैं पार्टी लाइंस के खिलाफ जाके वोट देना चाहता हूं, भले पार्टी मुझे डिस्क्वालीफाई करा दे, तो उसके अंदर कोई कानूनी कबाहत नहीं है। लेकिन ये आपने सुना होगा, अभी मलिक साहब भी कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। जो इल्जामात लग रहे हैं कि कुछ लोगों पे प्रेशर था जिन्होंने डिफेक्शन की, बीएनपी के लोग थे और लोग थे, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए। इसको कैसे डील करेंगे आप? देखिए मुज़म्मिल, इसके अंदर मैं इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताती चलूं कि ये अभी चंद दिन पहले मैं उनका एक टीवी इंटरव्यू देख रही थी और उस पर एंकर ने उनसे बारहा पूछा कि जी आप तो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से बाहर थी, तो अगर आप वोट नहीं देना चाहती थी, आप कहती है मेरे बेटे को उठा लिया, बेटा आप किसके कहने पे वापस आएंगे, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सो अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अगर किसी ने भी कोई डील की है, किसी ने किसी के साथ कोई फेवर्स एक्सचेंज किए हैं, कुछ किया है, उसके बाद आके वो ये इल्जाम लगाना शुरू हो जाए कि जी मेरे पे जुल्म सितम के पहाड़ टूटे, क्या इनमें से किसी चीज का उनके पास कोई एविडेंस है? और जहां तक एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट की बात है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए और किसी भी मुल्क के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात होती है कि उनकी गवर्नमेंट, उनकी एस्टैब्लिशमेंट, उनके तमाम इदारे एक पेज पे हों, क्योंकि नहीं, एक पेज का ये मतलब है कि पॉलिटिकल रोल के लिए भी आप उन पे रिलाई करते हैं। एक पेज का ये मतलब तो नहीं है। नहीं, हम नहीं, ये मैंने बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं कहा कि हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं। मैंने सिर्फ आपको नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप उसको ऐसा रुख दे दिया है, मीडिया ने दे दिया है, पीटीआई वालों ने दे दिया है, इनसे इनके अपने बंदे शायद काबू नहीं आए, इनके अपने लोगों ने जब इनसे बगावत कर ली और इनके वो तो कह रहे हैं नहीं काबू आए, वो कह रहे हैं 11 एमएनए से राब्ता नहीं था, 2 सेनेटर से राब्ता नहीं। और ये इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है, ये आज की आईनी तरमीम का मसला नहीं है। 2013 में 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया, तब से लेके आज तक इल्जाम, बल्कि मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे जो भाई बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने तो खुद एग्री कर लिया कि जी हमने एक काजी फायज ईसा और क्यों पैदा करना है। इसका मतलब कि इन्होंने माना है इस बात को कि उन पे भी इन्होंने जुल्म और सितम किए। सो इट इज जस्ट देयर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। ये लोग पहले लोगों के साथ बुरा करते, जहां पे इनसे बुरा नहीं हो सकता वहां पे फिर ये इल्जाम लगाना। इस पे तो खान साहब का एज अ पीएम भी रिस्पॉन्स आया था कि ऊपर से रेफरेंस आया और हमने साइन कर दिया। शौकत साहब ये बताइए, ये जो पार्टी के अंदर खल्फिशार है अभी, इस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि रऊफ हसन साहब 7 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर के लोगों के नाम बता रहे हैं, अरेस्ट करवा रहे हैं लोगों को। साथ साथ गंडापुर साहब पे तनकीद की मरवत साहब ने कि वो गवर्नर राज लगवा देंगे पख्तूनख्वा के अंदर। पार्टी के अंदर इतनी कन्फ्रंटेशन जो हो रही है, इसे कौन मैनेज करेगा, कैसे होगी? देखिए, पार्टी जब बड़ी होती है ना तो इस तरह के इल्जाम तो लगते हैं, खैर है, लेकिन जाहिर है इमरान खान जेल में है, अब जो बाहर की क़यादत है वो शायद इतनी बड़ी पार्टी को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पार्टी में डिवीजन है, इख्तिलाफ राय होती है और ये मेरे ख्याल से जमहूरियत का हिस्सा, मैं भी करता रहता हूँ इख्तिलाफ। ज़ैन कुरैशी साहब ने रिजाइन क्यों किया बाय द वे? जी, ज़ैन कुरैशी साहब ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर का जो ओहदा है छोड़ा क्यों? तो उनपे देखे ना, उनपे एक इल्जाम लगा था ना, उनपे इल्जाम लगा तो हो सकता है वो वापस आ जाए, वो अपने आप क्लियर कर दे, उनको नोटिस मिला है, शोकाज नोटिस दिया गया है, वो शायद क्लियर हो जाए, वापस आ जाए, ये तो बात की बात है ना। लेकिन जो चीजें हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर ने जब शिरकत किए जस्टिस याया की आलम बरदारी में, तो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि यही एक अच्छा काम है। हमें जो चीज पाकिस्तान के लिए, हमें पाकिस्तान के लिए देखना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज को अपने एंगल से देखना है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को इबरत का निशान बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये समझ रहे हैं कि जब तक इनको क्रश नहीं करेंगे हमारी हुकूमत की सर्वाइवल नहीं है। तो ये सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये जिस तरह वैन का ड्रामा रचा है इन्होंने उस दिन, पूरी दुनिया हंस रही है कि ये कैसी पुलिस है कि जेल पुलिस ले जा रही है कैदियों को, और वो कहते हमला हो गया और इतने लोग भाग गए। तो ये तो हम अपने आप को दुनिया में आसार की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खुदा के लिए ड्रामे ना करें,
कोई ऐसी बात नहीं। और क्यों लोग छुड़ाएं, कोई दहशत करते हैं कि जाके उनको पत्थर मारे और किसी अपने कैदियों को छुड़ाए, उनकी तो वैसे भी जमानतें हो जाएंगी। तो क्यों इस तरह की ड्रामे कर रही है गवर्नमेंट? ये ना करे, इससे बदनामी होती है। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, ये हमारा हक है कि हम आईनी तरामीम लेकर आए, बिल्कुल आप करें, लेकिन आप पहले अपने आप को वो तो साबित करें ना कि आप शौकत साहब आप उससे अग्री करते हैं? आप अग्री करते हैं जो गंडापुर साहब के हवाले से कहा है मरवत साहब ने कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं सूबे के, अगर आप बार बार इन तहरीकों का हिस्सा बनेंगे तो इमेज यही जाएगा कि सूबा विफाक पे हमलावर हो रहा है, तो उनका काम तो परफॉर्म करना है। देखिए, मेरी अपनी जाती राय भी है कि सूबे का वजीर आला जो है वो पार्टी का ओहदा ना रखे, और ये मेरी अपनी जाती राय थी, लेकिन चूंकि अब उनके पास इस पे अब आपको शोकॉज ना आ जाए, मैं तो इससे खौफजदा हूं वैसे, लेकिन ठीक है। नहीं, शोकॉज नोटिस आज है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और गंडापुर के हर उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे वजीर आला इलेक्टेड वजीर आला है पार्टी की तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि पार्टी के सदर को हर किस्म का डिसीजन लेना चाहिए और पॉलिटिकल डिसीजन लेना चाहिए, चूंकि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के, तो उनके लिए मुश्किलात होती है, क्योंकि वो सूबे के सदर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, तो उनको वो दोनों काम करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको उन पे तनकीद होती है। अदरवाइज वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट है वो इसका सदर है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लीड करें। लेकिन मैंने जो तनकीद नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था कि जब तहरीक का ऐलान होता है तो सिर्फ गंडापुर साहब लीड करते हैं, बाकी लीडरशिप भी आए और तहरीक को लीड करे। तो उसमें कुछ लोग नाराज हो गए थे, लेकिन बहरहाल मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े हैं, मैं हमेशा इज्जत करता हूँ अपने बड़ों की, लेकिन हम लीडर हमारा जेल में है, तो अगर कोई तजवीज आए तो उसको मतलब ये कि करना चाहिए, अगर अच्छी तजवीज हो तो। ठीक है। मलिक साहब, पीटीआई के हवाले से जिस तरह वो खुद मरवत साहब ने भी कहा कि 11 लोग राब्ते में नहीं हैं, 2 सेनेटर्स राब्ते में नहीं हैं, सलमान अकरम राजा पे कड़ी तनकीद फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, फिर जेल से पैगाम आया कि फवाद साहब से कहें कि तनकीद मजीद ना कीजिए, फैसल चौधरी पे इल्ज़ाम लगा, रऊफ़ हसन साहब पे इल्ज़ाम लगा, ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का माहौल लोग कह रहे हैं बन जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी पार्टी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? पीटीआई में 2 चीज़ों की लड़ाई है, पहली लड़ाई है ओहदों की लड़ाई है। असल में इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में जाने के बाद हर बंदा समझता है कि अब वो रिप्लेस कर सकता है इमरान खान साहब को। फिर दूसरी लड़ाई पीटीआई के अंदर यह है कि पीटीआई में जो लोग इस वक्त ओहदों पर बुराजमान हैं, वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई पुराने कारकुन नहीं है। यानी इवन बैरिस्टर गौर साहब की मिसाल ले लें, जो पार्टी चेयरमैन है, पार्टी के जो पुराने कारकुन हैं, ये पार्टी के पुराने वफादार हैं, वो समझते हैं जी कि गौर साहब कहाँ से आ गए। फिर सलमान अकरम राजा साहब, उनका भी पार्टी के अंदर कोई नहीं है, वो तो मियां नवाज शरीफ के वकील थे। यानी इसलिए एक ट्रस्ट का फुकदान है उनके ऊपर भी। फिर रऊफ़ हसन साहब, उनके ऊपर भी ट्रस्ट का फुकदान है। तो पीटीआई इस मरले में, ठीक आशोक यूसुफ साहब ने कि उनके लीडर जेल में है, जब लीडर जेल में होता है तो फिर इस किस्म की बातें पैदा हो जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई में जितना ट्रस्ट का फुकदान है, इतना बाकी सियासी जमातों में नहीं है। एक दूसरे के ऊपर शक का इजहार किया जाता है, और ये शक का इजहार कौन पैदा करता है? पीटीआई के अपने सोशल मीडिया वर्कर, जिन्होंने पीटीआई को प्रमोट करने में बड़ा किरदार अदा किया होगा, लेकिन आज वो पीटीआई के लिए खुद एक बड़ी नासूर बन चुके हैं। यानी पीटीआई कोई फैसला करे, वो इनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आए, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट करार दे दिया। बिल्कुल। अगर फर्ज करे फवाद चौधरी साहब का कोई बयान आता है या सलमान अकरम राजा साहब का, तो उस पर वही सोशल मीडिया वर्कर इनके मैदान में आ जाते हैं। तो पीटीआई इस वक्त जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, सोशल मीडिया के उन वर्कर के उन इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। ठीक है। अब इसकी बुनियाद पर वो फैसले करती है। और मलिक साहब एक और इशू भी है ना, अब उन्होंने नई तारीख चलाने का ऐलान कर दिया है, 1 नवंबर पेशावर जा रहे हैं, 8 नवंबर कोयटा, फिर कराची में। अब ये एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा कन्फ्रंटेशन का, फिर वही शेलिंग, फिर रोड ब्लॉक्स, कैसे डील? मैं उसमें अर्ज करूं, देखिए अगर फर्ज करे पीटीआई को एनओसी नहीं मिलता और जलसा अगर नहीं होता, या किसी बुनियाद पे पीटीआई फैसला करती है लीडरशिप कि भाई यहाँ ज्यादा लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, हम जलसे को इस जगह तक महदूद कर लेते हैं। ठीक है। पीटीआई का सोशल मीडिया वर्कर जो मुल्क से बाहर बैठा है मानने को तैयार नहीं हो, कहेंगे अली अमीन गंडापुर बिक गया, वो कहेंगे जी बैरिस्टर गौर साहब बिक गए, वो कहेंगे जनाब राजा सलमान अकरम साहब बिक गए। ये जो इंतहा पसंदी की सियासत है, देखिए अभी बात हो रही थी, शौकत साहब मेरे लिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। ये आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें बहुत बड़ा असर डाला है। अभी कह रहे थे ना हम जेलों से नहीं छुड़ाते, इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना था, खुद जेल थाने तशरीफ ले गए थे। जब तैयारुल कादी साहब के साथ मिलकर इस्लामाबाद में ये कब्रें खोद रहे थे, उन्होंने खुद जाके 12 लोगों को थाने से जबरदस्ती छुड़वा लिया था। यानी ये सोच कार फरमा है।
टाइगर फोर्स क्यों बनाई जा रही थी? मुझे एक बात बताइए कि वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस सिस्टम को नहीं मानते, हम अपनी टाइगर फोर्स बनाएंगे जी, वो जाके प्राइस चेक करेगी, वो जाके जो है वो डीसी ऑफिस को चेक करेगी। ठीक है, पीटीआई की सोच से निकल के एक सियासी जमात बनना होगा। ठीक है, पीटीआई सियासी जमात नहीं आज तक बनना चाहती, वो समझती है हर काम डंडे के जोर पे जबरदस्ती से करवाया जाए। ठीक है आमना साहिबा, 30 सेकंड्स है मेरे पास। अब ये जो नई तहरीक का आगाज हो रहा है पीटीआई की तरफ से, इसको गवर्नमेंट कैसे डील करेगी? क्योंकि नुकसान आम शहरी का होता है जब हुकूमत फोर्स यूज करती है और पीटीआई सामने आ जाती है, कोलैटरल डैमेज लोग बन जाते हैं। I 100% एग्री जी। और सबसे पहले गवर्नमेंट की सबसे पहली ख्वाहिश तो यही है, आज से नहीं, डे 1 से, कि बार बार हम इनको कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस गुजर गए, हमने जितनी लड़ाई करनी थी कर ली, हम मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। बट इफ दे डोंट एग्री देन गवर्नमेंट विल हैव नो चॉइस बट टू यूज फोर्स, क्योंकि हम इनको इजाजत नहीं दे सकते कि ये पाकिस्तान को और नुकसान पहुंचाए और तोड़ फोड़ करें। हमारी एहतजाज की तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है ना। इशू ये है कि इनका कौन सा एहतजाज आज तक पुरअमन हुआ है? मुझे आप ये बताएं। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो है हमला किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, लाहौर में कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया। मैं नहीं जानती हूँ, हमला किया है, मैं नहीं जानती हूँ पाकिस्तान। मुझे 11 साल हो गए खुद सियासत में, पिछले 11 साल में मैंने पीटीआई का पुरअमन एहतजाज नहीं देखा। सो मैं तो इनसे रिक्वेस्ट ही करूंगी कि अपने ऊपर, हमारे ऊपर नहीं तो अपने पाकिस्तानियों पर रहम करें। ठीक है, मतलब इस पे लगता यही है कि होता है कि शेलिंग हो जाती है। अच्छा, हमारी तरफ से तो पुरअमन ही होता है। सही, चलें उम्मीद यही करते हैं कि पुरअमन रहे और गवर्नमेंट भी फोर्स यूज ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आमना शेख साहिबा, नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल है, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुतल्लिक जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उस पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इंग्लैंड को शिकस्त से 2-4 करने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि गैरी किर्स्टन की तरफ से इस्तीफ़ा सामने आ गया और उसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था, सिलेक्शन में उनकी इनपुट ली नहीं जा रही थी, जिसके बाद जेसन गिलेस्पी को अबूरी कोच बनाया गया। कहा यह जा रहा है कि उनको भी गालिबन जाना पड़े क्योंकि उनके भी ग्रीवेंसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ फ़खर ज़मान से मुतल्लिक कंट्रोवर्सी के उन्होंने एक ट्वीट किया बाबर आजम की सपोर्ट में, बाद में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से उनको निकाल दिया गया और कहा गया कि फ़िटनेस रीज़न है। आया वजह यह थी कि कुछ और थी? इस पर बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मिर्ज़ा साहब, गैरी किर्स्टन का जो इस्तीफ़ा है सरप्राइज़ किया इसने आपको? क्योंकि जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो तो यही है कि इख्तियार उनके पास नहीं था। अब ये वही शिकवा है जो अक्सर पाकिस्तान के वज़राए आज़म भी करते हैं इस्तीफ़ा देने के बाद। वो भी यही कह रहे हैं कि सिलेक्शन में मेरी इनपुट नहीं थी, बाबर आज़म को जिम्बाब्वे में रिटेन करने की बात की नहीं माना। आपको लगता है यही वजह थी? ये बहुत सारी वजूहत हैं मुजम्मिल, और सबसे बड़ी वजह तो ये कि हम लाते बड़े तम तराक के साथ हैं, फूलों के वो जो पत्तियां निछावर कर देते हैं जब कोई आता है गैर मुल्की कोच, और जब जाता है तो इस तरह से जाता है कि पाकिस्तान की जगहसाई होती है। इसी तरह का मामला आपको याद होगा 2019 में मिकी आर्थर के साथ पेश आया था, जब वर्ल्ड कप के बाद उन्हें बुलाया गया, उस कमेटी का हिस्सा थे और कमेटी की मीटिंग के बाद उन्हें कह दिया गया खुदा हाफिज। तो ये हमारे आलमिया है और गैरी किर्स्टन की पावर्स को कर्टेल किया गया। अब ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग जो पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे दे रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि लाते वक्त तो आपने सारी चीजें तय की थी कि आपका इनपुट होगा, सिलेक्शन में भी आपका इनपुट होगा, 11 खिलाड़ियों के हतमी इंतखाब में भी इनपुट होगा, आपकी सुनी जाएगी। लेकिन अचानक ये क्या माजरा हो गया? अप्रैल में जो थे वो आए थे गैरी किर्स्टन और अचानक ही ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में जो बीच के लोग हैं ना वो ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, और पाकिस्तान का बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है गैर मुल्की कोचेस के साथ, चाहे वो रिचर्ड पाइबस हो, चाहे वो जेफरी लॉसन हो, बेशुमार लोग हैं। डेव वॉटमोर चले गए, फिर इंतकाल हो गया बॉब बुलमर का, तो बेशुमार, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न थे वो भी कोच थे, मिकी आर्थर भी थे। तो हमारा तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। या तो गैर मुल्की कोचेस, वो कहते हैं स्क्वाड सिलेक्शन में जो वोटिंग का इख्तियार था वो वापस लिया। इस पर गैरी किर्स्टन ने कहा कि मैं मजीद जो है ना टॉलरेट नहीं कर सकता इसको। ये बिल्कुल सही है मुजम्मिल कि कोच का इनपुट होता है, कोच की जिम्मेदारी भी तो होगी ना। अगर आप उसके पर काट देंगे कि स्क्वाड सिलेक्शन में 11 रुकनी, फिर अगर टीम हारेगी तो आप कोच पे डाल देंगे कि जनाब आपकी टीम थी ये,
तो मेरे ख्याल में हर जगह दुनिया में ये होता है। और गैरी कर्स्टन एक हाई परफॉर्मेंस कोच है और वो वर्ल्ड कप उसने जितवाया था, तो इनको सोचना चाहिए था। बाद में अचानक इनको ख्याल आया कि इनके पर काट दिए जाए। जेसन गिलेस्पी ने तो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मेरा क्या रोल है, मेरा रोल यही है कि सिर्फ खिलाऊं खिलाड़ियों को, तो उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। गिलेस्पी जो है वो अनकरीब वो भी जिम्बाब्वे के दौरे के बाद शायद इनको खुदा हाफिज कह दे। अच्छा, और उसकी वजह भी ये इनपुट का ना, क्योंकि कहा यही जा रहा है, गिलेस्पी भी यही कह रहे थे कि बाबर को रेस्ट नहीं देना। या इनपुट अगर आप नहीं लेंगे, आप लेकर आए, उनको भारी मुआवजा डॉलर्स में दे रहे हैं, आप उनका इनपुट तो ले, उनके ऊपर जिम्मेदारी तो डालें। अब टीम हारेगी तो जिम्मेदारी तो उनकी नहीं होगी। वो कहेंगे कि जी हमने तो 11 खिलाड़ी बनाए नहीं, हमने तो हमारा 15 रुकनी टीम में तो इनपुट था ही नहीं। तो ये पूछे इन अकल के जो लोग हैं, इतने अक्लमंद हैं, अक्ल कुल समझते हैं, इनसे पूछे कि क्या है। क्योंकि चेयरमैन साहब वक्त नहीं दे पा रहे, वो इतने मसरूफ हैं, जिसकी वजह से सारे नीचे वाले चला रहे हैं। फखर जमान का तनाजा, अब आप देखें एक दिन पाकिस्तानी टीम जीतती है, अगले दिन रिजवान को कप्तान बना देते हैं, उसके अगले दिन जो है वो गैरी कर्स्टन इस्तीफा दे देते। कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट का ताकुब कर रही है और ये सोचना पड़ेगा पीसीबी। लेकिन इस पे मिर्जा साहब, जो फखर जमान की भी आपने बात की है, सेंट्रल कॉन्टैक्ट उनको ना मिलना, ये शॉकिंग नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में तो उनकी परफॉर्मेंस के बड़े चर्चे हुआ करते थे, अब टीम वहीं जा रही है। इसकी वजह वो ट्वीट ही है बाबर आजम की सपोर्ट में जो उन्होंने किया, या फिटनेस मसाइल जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं ये कवर अप नहीं, असल वजह वो है? नहीं, असल वजह यह है कि 1 सितंबर को एक कनेक्शन कैंप हुआ था और लाहौर के 5 स्टार होटल में 6-7 खिलाड़ियों को बुलाया गया था सीनियर को, और चेयरमैन साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद थे। और वहां चेयरमैन साहब ने कहा कि आप लोग खुलकर अपने ग्रीवेंसेस निकालें, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उस मीटिंग में फखर जमान ने पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को कहा उनके बारे में कि साहब जिस तरह का ये रवैया रख रहे हैं कि मुझे बुलाया वेस्ट इंडीज से, इतनी लंबी फ्लाइट करके आया और अगले दिन मेरा फिटनेस टेस्ट रख लिया, मुझे एनओसी नहीं दे रहे। तो वहीं से मैंने एक ट्वीट भी किया था, मामलात जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको पसंद नहीं आया और सोने पे सुहागा उन्होंने ट्वीट कर दिया। चले ट्वीट करके कौन सा ऐसा जुर्म किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें तंबीह कर सकता था। ठीक है, टीम में ऑस्ट्रेलिया उनको ले जाना जरूरी था क्योंकि बाउंसी विकेट्स पर वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपना इंतकाम लिया फखर जमान से। और चेयरमैन साहब आप कह रहे हैं फिटनेस, तो फिटनेस तो आप मुझे बताएं नुमान अली की भी नहीं थी और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस। फिटनेस तो जाहिद महमूद की भी नहीं थी। और आप मज़ा खेज अंदाज से देखें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कप्तान शान मसूद के आगे सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। तो इसका मतलब है म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है, कोई और कप्तान मुस्तकबिल में बन सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मामलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किस समझ जा रहे हैं। नहीं, इस पे अब चूंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, अगर तो इस तरह से हमने बिल्डअप किया जिस तरह से हम कर रहे हैं कि एक फ़खर ज़मान की ये कंट्रोवर्सी और दूसरी ये कि नसीम शाह को, बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाना, वो फैसला दुरुस्त है आपको लगता है, या फिर अब वाकई इट वाज हाई टाइम कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे और हमें अल्टरनेटिव ढूंढने थे? देखिए उस वक्त तो उन दोनों की स्पीड भी कम हो गई थी, ठीक है उन्हें रेस्ट करा दिया, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए उन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको पता है उनकी अहमियत का। इस दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस भी रीगेन की होगी, अपनी बॉलिंग स्पीड भी बढ़ाई होगी और बाबर आजम को यहाँ उन्होंने आराम कराया। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लड़के अनाउंस किए मुजम्मिल, अगर आप उनकी लिस्ट देखें तो वो इतने तजुर्बाकार नहीं है। सऊद शकील को आपने वनडे टीम में भी नहीं रखा, जो टेस्ट का प्लेयर है और वो पहले वनडे टीम में रहा है, जो फंस के खेलता है। आपकी टीम तो 50 ओवर से पहले ऑल आउट हो जाती है, T20 की तरह खेलती है। तो आपने क्या किया है, सिलेक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा। और फिर सोने पे सुहागा, अलीम डार साहब बड़े रेपुटेड आदमी, उनको आपने सेलेक्टर बना दिया, उनको आप अंपायरिंग का हेड बनाते, उनको आप चीजें सोचते कि अंपायर्स का मयार बेहतर करें। समझ नहीं आ रहा कि कौन मशवरे दे रहा है ये सारे। नहीं, और इसके अलावा और नाम भी है ना इस लिस्ट में, क्योंकि हसन अली हों, इमाद वसीम हों, सरफराज अहमद हों या इफ्तिखार अहमद हों, अब इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो लिस्ट है उससे निकल जाना, इस पे आपको लगता है कि कुछ और सोच विचार होना चाहिए था? देखिए यहाँ इन्होंने बाबर आजम का जो ग्रुप था उसको तोड़ने की कोशिश की है। हसन अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, ये सब बाबर आजम के करीबी दोस्त थे। शादाब खान बच गए, शादाब खान जो थे वो अब वल्ला किसकी वजह से वो बचे, लेकिन इन्होंने वो ग्रुप तोड़ने की कोशिश की है। इमाम उल हक, ये सारे दोस्त थे आपस में, तो उन्होंने कोशिश की है कि उस ग्रुप को तोड़ा जाए। कोई मशवरा दे रहा होगा कि सर इफ्तिखार अहमद एक ही सब ग्रुप में है, तो उन्होंने कहा कि इनको पहले अलग करें। तो मेरे ख्याल में उनके ड्रॉप होने की बुनियादी वजह यही है। लेकिन इमाम उल हक के साथ ज्यादती हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलना चाहिए था। उसका तकरीबन 50 का वनडे का एवरेज है,
फखर जमान के साथ ज्यादती हुई, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने हीरोज को आप इस तरीके से, उनका जो एग्जिट होगा उसके साथ, मतलब मुझे तो पता चला है कि शायद फखर जमान जो ये सोच रहे हैं कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी, कितना आप ये करेंगे, खिलाड़ियों पर दबाव डालेंगे। इनकॉम्पिटेंट लोग, जो आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है मुजम्मिल, उसके पास एक होटल के डिप्लोमा है होटल का, और उससे क्रिकेट नहीं खेली, वो इस वक्त डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब चेयरमैन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट को रीवैम्प करें। तो खुदा का खौफ करें ये लोग, बस क्रिकेट ऐसी ही जा रही है पाकिस्तान में, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ पे मैं कमेंट चाह रहा था। रमीज़ राजा साहब ने जिस तरह से शान मसूद को एड्रेस किया सीरीज़ जीतने के बाद, एक तो ये कहना कि हाउ डिड यू मैनेज लूजिंग 6 गेम्स इन अ रो, फिर ये कहना कि अपनी ये शॉट कब ठीक करेंगे। अब इस पर खासी तनकीद हो रही है कि एक विनिंग कैप्टन जो कि काफ़ी अरसे के बाद एक होम सीरीज़ जितवाता है आपको इंग्लैंड से, क्या उसको इस तरह ट्रीट करना चाहिए था रमीज़ राजा साहब को? देखिए, रमीज राजा को 22 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अप्रैल 2022 में गई तो लोग समझ रहे थे कि रमीज राजा को जो है वो चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ के करीबी अजीज की सिफारिश पर रमीज राजा साहब जो थे वो दिसंबर तक खेल गए, क्योंकि जब वो आर्मी चीफ नवंबर में रिटायर हुए तो फिर उसके बाद रमीज राजा की रुखसती का भी वक्त आ गया, और उस ट्रॉमा से वो निकल नहीं पाए हैं मुजम्मिल, क्योंकि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना, एक हाइप होना, तो वो उसकी वजह से तनकीद भी कर रहे हैं। नहीं, वो बेशक ना निकले इस ट्रॉमा से, लेकिन वो कौमी कप्तान को ट्रॉमा तो ना देना लाइव टीवी पे बैठ के। ये उनसे पूछना चाहिए ना। वो तो आपको पता है मिजाहिया प्रोग्रामों की भी कंपेयरिंग कर रहे थे, कौन सा चेयरमैन करता है जिसमें जो है वो जुमले कसे जाते हैं, पप्तियां कसी जाती हैं। ये उनका अपना वो है, वो जो चाहे करें, लेकिन एक साबिक कप्तान को जो कि MBA किया हुआ है, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आपने यूसुफ का देखा होगा कि यूसुफ कह रहे थे आपको तो इंग्लिश का टीचर होना चाहिए रमीज राजा को। तो रमीज को जरा सोचना चाहिए। हर एक के साथ उन्होंने महादाराई मखासिमत मोल लिए जो उनको जेब नहीं देता, जिस तरह के वो क्रिकेटर रहे या जो उनके बड़े भाई वसीम राजा। सीरीज जीतने के बाद जो है वो गैर मुनासिब रवैया ही कह सकते हैं इसको। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।